हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गुलदाउदी क्रॉप के बारे में। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत गुलदाउदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम, इसके बारे में, क्राइसेंथेमम के बारे में, क्राइसेंथेमम जिसे कि जापान का शाही फूल भी कहा जाता है, जिसे कि जापान का शाही फूल भी कहा जाता है। शाही फूल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शाही फूल कहा जाता है। ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, इसे क्वीन ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। क्लियर? इनके अन्य नाम है, इन नामों से भी जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, गुलदाउदी क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम का जो फूल है जापान का शाही फूल है, और इसे ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, और इसे क्वीन ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, देखते हैं यहाँ पर बॉटनिकल नेम, डेंड्राथेमस, डेंड्राथेमा, डेंड्राथेमा ग्रांडिफ्लोरा। हाँ, तो इसका बॉटनिकल नेम है डेंड्राथेमा ग्रांडिफ्लोरा। क्या है इसका वानस्पतिक नाम? डेंड्राथेमा ग्रांडिफ्लोरा। क्रोमोसोम नंबर इसके कितने होते हैं? 2n बराबर 18 होता है। कितना होता है? 2n बराबर 18 होता है क्रोमोसोम नंबर। फिर फैमिली की बात कर लें, तो फैमिली कौन सी है? तो इसकी फैमिली कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से? कंपोजिटिव या स्ट्रेसी। ठीक है, किस फैमिली से? स्ट्रेसी फैमिली से। फिर बात कर लेते हैं नेटिव प्लेस की। नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस क्या है इसका? तो नेटिव प्लेस इसका चाइना है। क्या है? चाइना है। ठीक है, नेटिव प्लेस क्या है इसका? चाइना है। क्लियर इतनी बात? और इसकी एक विशेषता और होती है, इसका जो पुष्प होता है ऐसे नहीं मांगता है। इसके पुष्प को हाथों से रगड़ कर देखेंगे, फिर जब आप सूंघेंगे तब लगता है उसमें स्मेल आती है। ठीक है, ये भी एक विशेषता होती है। तो जान लिया, गुलदाउदी क्राइसेंथेमम इंग्लिश में बोलते हैं, जापान का शाही फूल है। ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। बॉटनिकल नेम डेंड्राथेमा ग्रांडिफ्लोरा होता है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18 होता है। फैमिली इसकी कंपोजिटिव या एस्ट्रेसी है। और नेटिव प्लेस क्या है? चाइना है। नेटिव प्लेस क्या है? चाइना है। ठीक है, अब इसके हम यूज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? यूज के बारे में। तो यूज के बारे में देख लेते हैं। यूज क्या है? यूज, तो सबसे पहली चीज तो इसको लीफ फ्लावर के रूप में, गार्लैंड बनाने के रूप में, गार्लैंड मतलब मालाएं। ठीक है, दूसरी चीज हो गई, मालाएं हो गई डेकोरेशन के लिए, और फ्लावर अरेंजमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इनसे कई तरह के ब्यूटी प्रसाधन यानी इनका जो ऑयल कंटेंट होता है, ये सारी चीजें जो है कॉस्मेटिक में प्रयोग किए जाते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सब के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात? एक चीज तो दूसरी चीज कि इनके जो फूल होते हैं कट फ्लावर और लूज फ्लावर दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बुकेट वगैरह बनाई जाती है तो उसमें कट फ्लावर का प्रयोग किया जाता है, मालाएं वगैरह बनाई जाती है तो उसमें लूज फ्लावर का प्रयोग किया जाता है। अगर इत्र वगैरह बनाना है तो उसके लिए लूज फ्लावर प्रयोग किया जाता है। तो जो कट फ्लावर है अधिकतर जो है बुकेट वगैरह बनाने के लिए या टेबल अरेंजमेंट करने के लिए, फ्लावर अरेंजमेंट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है कट फ्लावर का। क्लियर इतनी बात? फिर उसके आगे बात करते हैं हम एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात करेंगे? एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड की दृष्टिकोण से देख लें तो वर्ल्ड में किन किन क्षेत्रों में यानी कहां पर मेजर रूप से यानी कि मेनली ग्रो किया जाता है कमर्शियल रूप में, यानी कमर्शियल रूप में बात की जाए, है ना, कमर्शियली रूप में जो है
वर्ल्ड में किन किन क्षेत्रों में यानी किन किन देशों में जो है वर्ल्ड में संसार में कहां कहां पर उगाया जाता है, इसको ग्रो कराया जाता है, तो बात ये करनी है। तो वर्ल्ड में कॉमर्शियल रूप से कहां कहां ग्रो कराते हैं, जैसे नीदरलैंड हो गया, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, कोलंबिया, इटली, कोलंबिया, और हो गया आपका यूएसए। इन देशों में जो है मेनली उगाया जाता है, ठीक है ना। मेनली किस पर्पज के लिए उगाते हैं, कॉमर्शियल यानी व्यवसाय के पर्पज से। फिर बात कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में कहां कहां इसको उगाया जाता है, इंडिया के अंतर्गत किन किन इंडिया के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत किन किन राज्यों में इसका कल्टीवेशन किया जाता है ना। तो बात करते हैं इंडिया के अंतर्गत जो मेजर स्टेट है जहां पर कॉमर्शियल रूप से उगाते हैं, यानी कॉमर्शियल रूप से उगाते, तो आपका हो गया तमिलनाडु। कौन सा हो गया, तमिलनाडु में ज्यादा क्षेत्रफल में या ज्यादा मात्रा में अगर उगाया जाता है तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटका हो गया, और महाराष्ट्र हो गया। ये आपके लीडिंग स्टेट हैं जहां पर कॉमर्शियल रूप से जो है ज्यादा मात्रा में यानी मेनली यहाँ पर इनका कल्टीवेशन किया जाता है। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया हमारे एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात। यानी मतलब वर्ल्ड में हमारा नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, यूएसए, कोलंबिया, इन सब क्षेत्रों में उगाते हैं। और इंडिया में अपने कॉमर्शियल रूप में अगर कल्टीवेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु होता है, कर्नाटका होता है, और महाराष्ट्र में किया जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। किसकी, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, देखते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में तो देखिए ये जो है इसका पौधा जो होता है सार्डे प्लांट, कैसा है, सार्डे प्लांट है, कैसा है, सार्डे प्लांट, पहली बात, ठीक है। और इसका पौधा जो है बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। ये जो है एक तरह का हर्बेसियस पेरिनल प्लांट होता है, हर्बेसियस पेरिनल प्लांट है, ठीक है। और दूसरी चीज सार्डे प्लांट होता है, हर्बेसियस पेरिनल प्लांट होता है, और इसके जो पौधे होते हैं उसके जो हाइट होती है प्लांट जो है 50 से 150, 50 से 150 सेंटीमीटर टॉल होते हैं, यानी लंबे होते हैं। और इनके जो फ्लावर हैं कई रंगों में पाए जाते हैं, कई रंगों में, जैसे फ्लावर कलर जो होता है, फ्लावर कलर जो होता है, फ्लावर कलर, ये कौन कौन से रंगों में पाए जाते हैं, तो येलो हो गया, रेड हो गया, और व्हाइट हो गया। इन रंगों में इनके फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें इसके बॉटनिकल, और इनके जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, लगभग 25 mm कह लीजिए, हाँ 25 mm साइज होता है उनका, जो लार्ज होता है 25 mm लार्ज होते हैं, ठीक है, इनके फ्लावर। तो देख लिया हमारे बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में, सार्डे प्लांट है, दूसरी चीज हर्बेसियस पेरिनल प्लांट है, प्लांट 50 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, फ्लावर कलर कैसा होता है, येलो होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, इन कलर में पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बात। फिर उसके आगे बात करते हैं क्लाइमेट की। किसकी बात करनी है, क्लाइमेट। किस क्लाइमेट में हम क्राइसैंथेमम की कल्टीवेशन करें तो बढ़िया होगा, यानी कि बढ़िया उत्पादन हो। व्यवसाय की दृष्टिकोण से अगर हम करना चाहते हैं तो कैसा मानसून होना चाहिए जिसमें कि हम बेहतर उपज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है प्रयोग करते हैं कौन सा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके लिए
बेहतर होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है इसके लिए सबसे बढ़िया होता है, बेहतर होता है। फिर बात कर लें इसके लिए जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता लगभग जो है इसमें 70 से 90% होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी 70 से 90% होनी चाहिए। बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अच्छा, टेम्परेचर क्यों? टेम्परेचर ग्रोथ के लिए, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए टेम्परेचर जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कुल मिला के जो आइडियल माना जाता है तो 20 से 25 अंश सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर आइडियल माना जाता है। क्या माना जाता है? आइडियल माना जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सॉइल। नेक्स्ट बिंदु है सॉइल। इसके बारे में बात करना है, सॉइल के बारे में। सॉइल कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज सॉइल, सबसे पहला बिंदु आप ये ध्यान रखें कि वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड प्लेस होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड प्लेस का मतलब उचित जल निकास वाली, जो भी आप कल्टीवेशन के लिए प्लेस या फील्ड या फॉर्म चुने वो अच्छा उचित जल निकास वाला होना चाहिए। और दूसरी बात, गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जीवाश्म है, उनकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मृदा जो है फर्टाइल होनी चाहिए। सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए। सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, ये भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि अब गुलदाउदी की खेती करने के लिए कौन सी मृदा जो है सबसे बढ़िया उपयुक्त मानी जाती है, तो इसके लिए सैंडी लोमी सॉइल जो है सबसे बढ़िया होती है अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है ना? और अच्छा उसका टेक्सचर होना चाहिए मृदा का। जैसे सैंडी लोमी सॉइल है, इसके लिए प्रोडक्शन के लिए आइडियल मानी जाती है, अच्छा माना जाता है। टेक्सचर उसका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, इसका जो है पीएच रेंज कैसा होना चाहिए, जो आइडियल माना जाता है, क्योंकि पीएच भी जैसे अम्लीय या क्षारीय है वो भी डिपेंड करता है पौधे की ग्रोथ पर। ठीक है, पौधों की ग्रोथ एंड प्रोडक्शन दोनों पे। ठीक है, ये पीएच रेंज भी डिपेंड करता है। तो पीएच रेंज कितना होना चाहिए? 6.5। इतना होना चाहिए, 6.5। अगर 6.5 है तो इसका पौधा बढ़िया से सर्वाइव करेगा। मिट्टी सैंडी लोमी होनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेनेड प्लेस यानी उचित जल निकास वाला स्थान होना चाहिए। जो फील्ड आप चुने हुए हैं उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? फिर तो देखते हैं अगला बिंदु वैरायटीज। वैरायटीज इसमें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की होती है, एक छोटे फूल वाले, एक बड़े फूल वाली। तो देख लेते हैं स्मॉल फ्लावर वाली और बिग फ्लावर वाली वैरायटी। ठीक है, तो स्मॉल फ्लावर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो हम पहले देखेंगे। जैसे हो गई कार्डिनल हो गई, चेयरमैन हो गई, फ्लैट हो गई, स्वीट हार्ट हो गई, स्वीट हार्ट हो गई, ब्लू चिप हो गई, ब्लू चिप, मन भावन हो गई, और आपकी अलंकार हो गई, एक ETC। ये हो गई छोटे फूल वाली किस्में। फिर उसके बाद देखते हैं कि बड़े फूल वाली किस्में कौन कौन सी हैं। तो बड़े फूल वाली किस्में हैं आपकी स्नोबाल, सोनार बंगला। तो बड़े फूल वाली किस्में हैं। सिटी ब्यूटी,
सिटी ब्यूटी, ये भी आपकी बड़े फूल वाली किस्में हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये भी आपकी बड़े फूल वाली किस्में हैं। फिर उसके बाद चंद्रमा, ये भी आपकी बड़े फूल वाली किस्में है। फिर उसके बाद घेंघिस, घेंघिस, ये भी आपकी बड़े फूल वाली किस्में हैं। ईटीसी, और भी बहुत सारी किस्में हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो थी मुख्य रूप से, ठीक है, जैसे कि आपकी महात्मा गांधी हो गई, ये इंपॉर्टेंट स्नोबॉल हो गई, ये सिटी ब्यूटी बड़े फूल में हो गई, चंद्रमा हो गई, ठीक, इसमें कार्डिनल हो गई, स्वीट हार्ट हो गई, ब्लू चिप हो गई, अलंकार हो गई, ये सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद कुछ नई वैरायटियाँ निकाली गई हैं। नई वैरायटियाँ जैसे न्यू वैरायटियाँ की गई हैं, न्यू वैरायटीज रिलीज की गई, वो कौन सी हैं न्यू वैरायटीज, देखते हैं। जैसे न्यू वैरायटीज के अंतर्गत तो आपकी हो गई शांति, सद्भावना, शांति, सद्भावना, शांति हो गई, सद्भावना हो गई, कारगिल हो गई, कारगिल हो गई, कारगिल, और सुवरन हो गई। क्या हो गई? सुवरन। ये आपकी कुछ न्यू वैरायटी हैं जो न्यू रिलीज गई है, नई निकाली गई हैं। फिर देख लिया गुलदाउदी की जो छोटे फूल वाली किस्में है, कार्डिनल है, चेयरमैन है, फ्लैट है, स्वीट हार्ट है, ब्लू चिप है, मनभावन है, अलंकार है, इत्यादि। बड़े फूल वाली किस्में कौन कौन सी हैं? स्नोबॉल हो गई, सोनार बंगला हो गई, सिटी ब्यूटी हो गई, महात्मा गांधी हो गई, और चंद्रमा हो गई, गेंगिस हो गई, और भी हैं इत्यादि। फिर नई वैरायटियाँ शांति, सद्भावना, कारगिल, सुवरन, ये आपकी मुख्य किस्में हैं जो पॉपुलर है, जो अधिकतर कल्टीवेटेड की जाती हैं। क्लियर इतनी बात। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वैरायटीज के बाद बात करेंगे हम इसमें प्रोपोगेशन के बारे में। किसके बारे में? प्रोपोगेशन के बारे में। तो प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रोपोगेशन जो है गुलदाउदी में दो तरीकों से किया जाता है। कितने? दो तरीकों से, दो मेथड से किया जाता है। एक तो गुलदाउदी में एपिकल बड का प्रयोग करते हैं, एपिकल बड, यानी कि ये किसके अंतर आएगा? हर्बेसियस कटिंग के अंतर्गत, ठीक है, हर्बेसियस कटिंग के अंतर्गत इसके एपिकल बड से भी हम नया पौधा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, एपिकल बड के अलावा, इसके अलावा आपका है इसमें सकर्स। क्या? सकर्स का भी प्रयोग करते हैं, सकर्स, सकर्स के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। तो ये हो गई आपकी प्रोपोगेशन से रिलेटेड बात की, सकर्स हो गया, और एपिकल बड के द्वारा जो है इसमें प्रोपोगेशन किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बिंदु क्या है? प्लांटिंग टाइम क्या होता है? प्लांटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो प्लांटिंग टाइम क्या होना चाहिए? तो इसका प्लांटिंग टाइम जो है मानसून का समय होता है, मानसून सीजन होता है, मानसून मौसम होता है, यानी मानसून का समय कहने मतलब जून जुलाई। क्या? जून जुलाई जो है इसका प्लांटिंग का समय होता है। क्लियर इतनी बात। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें प्लांटिंग हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात ये है, प्लांटिंग वगैरह कर दी है, प्लांटिंग का टाइम क्लियर हो गया, सारी चीजें, पौधा हमारा लग गया, सारी चीजें क्रॉप बढ़ी, पौधा ग्रो पर आया अपने। तो उसके बाद इसमें एक क्रिया की जाती है पिंचिंग। क्या की जाती है? पिंचिंग। जब पिंचिंग क्रिया क्यों की जाती है? तो पिंचिंग क्रिया की जैसे बात कर ले, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य इसका क्या होता है? तो उद्देश्य इसका कि नंबर ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लावर को इंक्रीज करना है। क्या करना है? फ्लावर को इंक्रीज करना है। दूसरी चीज फ्लावर क्वालिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। ये इनके मुख्य उद्देश्य होता है। कहने का मतलब पिंचिंग करने से क्या होता है, जैसे एपिकल बड का जो है, आप एपिकल बड को हटा दिए तो वहां से जो है जो मेन स्टेम है उसका ग्रोथ होना बंद हो जाता है, और वह उसके बाद क्या होता है, अन्य शाखाओं का ग्रोथ शुरू हो जाता है, उनमें नई कलिकाओं का जो है ग्रोथ होना ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता है।
तो एक ये होता है कलिकाओं की संख्या, यानी फ्लावर कलिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पुष्प की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी चीज उनकी क्वालिटी में जो है इंक्रीज हो जाएगी, गुणवत्ता युक्त फूल मिलेगा। कैसा फूल मिलेगा? गुणवत्ता युक्त फूल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कब करना चाहिए पिंचिंग, किस स्टेज में करना चाहिए? तो बुआई से लगभग 4-5 सप्ताह बाद, बुआई से बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद जो है आप पिंचिंग करेंगे। अगला बिंदु है इसमें डिसकरिंग। डिसकरिंग क्या होता है? डिसकरिंग का उद्देश्य होता है अतिरिक्त, नहीं सॉरी, डिसकरिंग का मतलब क्या है? अतिरिक्त सकर्ष को हटाना। अतिरिक्त सकर्ष को हटाना होता है। क्या होता है? अतिरिक्त सकर्ष को हटाना होता है। अच्छा, हम सकर्ष क्यों हटाएंगे? ठीक है ना, क्यों हटाएंगे? तो फ्लावर उद्देश्य एक तरह से पूछ लीजिए, उद्देश्य क्या होता है डिसकरिंग करने का? तो उद्देश्य यही होता है पुष्प की गुणवत्ता को बढ़ाना, पुष्प की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज ये होता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन यानी प्रोडक्शन यानी उपज, और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम डिसकरिंग करते हैं। होता क्या है डिसकरिंग में? जैसे कि हम डिसकरिंग जो अतिरिक्त सकर्ष होते हैं, जितना हमको जैसे एक पौधे से 1-2 सकर्ष लेना है, अगर उससे ज्यादा उसमें होते हैं तो होता क्या है कि जो सकर्ष होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है सब सकर्ष के फॉर्मेशन में लग जाता है। किसके? सकर्ष के फॉर्मेशन, सकर्ष के निर्माण में उपयोग हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे पुष्पों को या हमारे पौधों को और पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, जिससे उनकी गुणवत्ता में हरासमेंट हो जाता है, यानी कि गिरावट आ जाती है, और उपज में भी गिरावट आ जाती है, उत्पादन अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें डिसकरिंग करनी चाहिए। ठीक है, किस लिए करनी चाहिए? कहने का मतलब अधिक उत्पादन लेने के लिए और पुष्प की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हम डिसकरिंग करते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर आगे अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगला बिंदु होगा आपका क्या? मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। ठीक है, मेन्योर के अंतर्गत आपका क्या आता है? FYM आता है। क्या आता है? तो FYM आता है। तो FYM कितना देते हैं हम? 20 टन प्रति हेक्टेयर। कितना देते हैं? 20 टन प्रति हेक्टेयर। ये हम देते हैं क्या? FYM, फार्म यार्ड मेन्योर। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर की बात करते हैं। फर्टिलाइजर के अंतर्गत क्या आता है? NPK। ठीक है, क्या आता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो इसमें कितना कितना देते हैं? तो नाइट्रोजन हम 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस कितना देते हैं? 100 किलोग्राम, 100 से प्लस रहता है 150 किलोग्राम, 50, हाँ 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचा क्या? पोटाश। पोटाश कितना देते हैं? 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं। ठीक है, तो FYM 20 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस आपका 150 किलोग्राम हेक्टेयर, और पोटाश 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का रेशियो था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वीड कंट्रोल। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं वीड कंट्रोल। तो वीड कंट्रोल में क्या होता है? वीड मैनेजमेंट अगला है, अगला बिंदु है वीड मैनेजमेंट। देखते हैं वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहली बात तो ये, वीड मैनेजमेंट करने के लिए हम सबसे पहले या तो बुआई या प्लांटिंग के पहले प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जैसे पेंडिमिथिलिन वगैरह प्रयोग कर लेते हैं। जैसे प्री इमर्जेंस है, प्री इमर्जेंस क्या है? पेंडिमिथिलिन है। क्या है? पेंडिमिथिलिन है, इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, बुआई के पहले। प्री इमर्जेंस का मतलब यही होता है कि बुआई के पहले। दूसरी चीज
हमने क्रॉप को प्लांटेशन कर दिया है तो सबसे पहले कर्षण क्रिया होती है। कर्षण क्रिया निराई गुड़ाई के माध्यम से हम खरपतवार को हटा देते हैं। अगर उसके द्वारा भी हमारा जो खरपतवार कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता, तब हम रसायन का प्रयोग करते हैं। तो पोस्ट इमरजेंसी में क्या करते हैं, पोस्ट इमरजेंसी में हम एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका वेट कंट्रोल। फिर उसके बाद इरिगेशन की बात करते हैं। तो इरिगेशन जो है मौसम पर निर्भर करता है। किस पर, मौसम पर निर्भर। कोई भी क्रॉप हो, इरिगेशन जो है कोई भी मौसम हो, इरिगेशन जो है मौसम पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी क्रॉप जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट की है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की है यानी गर्म जलवायु की है ट्रॉपिकल, तो हमें जो है 5 से 6 दिनों में 5 से 6 दिन के इंटरवल यानी कि इंटरवल पर हमें सिंचाई करनी होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अगर हमारा रेनी सीजन मानसून सीजन पर है तो अगर बारिश नहीं होती तब हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट बात, जैसे विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में हम सिंचाई कैसे करते हैं, तो विंटर सीजन में 15 से 20 दिन, क्योंकि जो तापमान होता है कम होता है और वातावरण में मॉइस्चर बनी रहती है, इसलिए उसमें जो है हम 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। तो ये हो गई इरिगेशन से रिलेटेड बात। फिर उसके आगे हम बात करेंगे इसमें से हार्वेस्टिंग की, कि इसमें हार्वेस्टिंग कब की जाती है। तो देखते हैं, अगला बिंदु है हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें हार्वेस्टिंग जो है हमारी अक्टूबर से दिसंबर, हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसमें, अक्टूबर से पोस्टपोन शुरू हो जाता है और दिसंबर तक चलता है। ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर तक जो है इसमें हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है अक्टूबर टू दिसंबर होता है। फिर उसके बाद इसमें हम बात करते हैं एल्ड तो लूज फ्लावर और कट फ्लावर, इन दोनों को पूछा जाएगा। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि कट फ्लावर का उत्पादन कितना होता है और लूज फ्लावर का उत्पादन कितना होता है। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। लूज फ्लावर जो है आपकी माला वगैरह जो है आर्टिस्टिक गार्लैंड्स, यानी कहने का मतलब कि कलात्मक मालाएं हो गई, या ये कह सकते हैं जितना भी धार्मिक स्थान है वहां पर प्रयोग किया जा सकता है, तो लूज फ्लावर वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो लूज फ्लावर का जो आपका प्रोडक्शन होगा लगभग कितना होगा जाके, 20 टन। कितना, 20 टन प्रति हेक्टेयर होगा। कितना होगा, 20 टन प्रति हेक्टेयर होगा। और रही बात कट फ्लावर, तो 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख स्टॉक्स, स्टॉक बोले तो